प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़े गए चौथे युद्ध की बात करेंगे, जो कि 1817 से लेकर 1818 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। जबकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुए उसमें 1805 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष लगभग समाप्त प्राय हो गए थे और लगभग सभी मराठा सरदारों ने अंग्रेजों से संध्या कर ली थी। लेकिन 1817-18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों पक्षों के बीच पुनः युद्ध शुरू हो गया। अब हम इस बात पे की चर्चा करेंगे कि युद्ध हुआ क्यों। जब पहले युद्ध हो चुके थे, संध्या हो चुकी थी, तो भी पुनः युद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे और उसमें पहला कारण है पेशवा बाजीराव का असंतुष्ट होना। पेशवा बाजीराव ने 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी, लेकिन इस संधि की धाराओं से वो बहुत असंतुष्ट था। अतः लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में उसने अपने अधीनस्थ मराठा सरदारों को पुनः संगठित करने का प्रयास किया तथा सिंधिया, होल्कर और भोंसले के पास अपने विशेष दूत भेजकर गुप्त संधि करने का भी प्रयास किया। बाजीराव की इन कार्रवाइयों से पूना स्थित अंग्रेजी रेजिडेंट आशंकित हो उठा और उसने भी अपने साधनों को एकत्र करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष का दूसरा कारण था मराठों तथा पिंडारियों का गठबंधन होना। पिंडारी एक लूटमार करने वाला समूह था। 1815 ईस्वी में हैदराबाद तथा 1816 ईस्वी में उत्तरी सरकार के अनेक राजमार्गों पर इन पिंडारियों ने लूटमार की थी। अंग्रेजों का ये मत था कि पिंडारियों तथा मराठों में पारस्परिक गठबंधन है, वे मराठों से प्रोत्साहन पाकर ही लूटमार कर रहे हैं। अतः इस प्रकार के संदेह के वातावरण में माहौल और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। तीसरा कारण माना जाता है कि नागपुर के सरदार अप्पा साहब भोंसले से जो संधि की गई थी वो उससे नाराज़ था। मराठा संघ को कमज़ोर करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने इस संघ के सदस्यों से अलग अलग संधियाँ की थी। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 27 मई 1816 को नागपुर के अप्पा साहब से संधि की। इस संधि से नागपुर की वास्तविक स्वतंत्रता का अंत हो गया। वास्तव में यह संधि अप्पा साहब पर जबरदस्ती थोपी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही वे अपनी स्थिति से दुखी हो गया और इस संधि से मुक्त होने की कोशिश करने लगा। चौथा कारण था पेशवा पर पूना की संधि आरोपित करना। पेशवा के ऊपर लॉर्ड हेस्टिंग्स ये चाहता था कि पेशवा की ओर से कोई आक्रमण न हो। इसके लिए उसने पूना में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन को पेशवा के साथ एक नई संधि करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही रेजिडेंट ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इस संधि की शर्तें बहुत कठोर थी, जो निम्नलिखित हैं। पहला, पेशवा ने मराठा संघ का अध्यक्ष होने का अधिकार छोड़ दिया, यानी मराठा संघ में जो विभिन्न सरदार थे और पेशवा उनका सर्वोच्च नेता था, अब उसे इस सर्वोच्च पद को त्यागने के लिए कहा गया और इस संधि की पहली धारा यही थी। दूसरी धारा थी, उसने यानी पेशवा ने यह आश्वासन दिया कि वह किसी भी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं रखेगा और अगर कोई संबंध रखना भी है तो उसके लिए ब्रिटिश रेजिमेंट से उसे सलाह मशवरा करना होगा और बिना उससे परामर्श किए बिना वो किसी भी अन्य राज्य से कोई बातचीत नहीं करेगा। तीसरा, उसने ये भी स्वीकार किया कि अंग्रेज उसके राज्य में जितनी आवश्यक समझे सेनाएं रख सकते हैं। यानी इसका अभिप्राय यही हुआ कि मराठा पेशवा जो है उसके राज्य में अंग्रेजों का आंतरिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और वो उसी के धन के ऊपर अपनी सेनाएं वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही उसने ये आश्वासन भी दिया कि वह अपने मंत्री त्र्यंबक जी को पकड़वाएगा तथा ऐसा होने तक उसने अपने परिवार के एक सदस्य को बंधक के रूप में अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। पेशवा ने अहमदनगर दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया, साथ ही मालवा, बुंदेलखंड तथा उत्तरी भारत पर अपने आधिपत्य का परित्याग कर दिया। वस्तुतः इस संधि की कठोर धाराओं ने ही पेशवा को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। अब हम अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। दौलतराव सिंधिया से 5 नवंबर 1817 को की गई संधि। ग्वालियर के मराठा शासक दौलतराव सिंधिया से भी अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को एक नई संधि की, जिसके द्वारा सिंधिया ने यह आश्वासन दिया कि
कि वह अंग्रेजों को पिंडारियों के खिलाफ सहायता देगा। सिंधिया को उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी आदि राजपूत राज्यों से स्वतंत्र रूप से संधि करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संधि से अंग्रेजों ने सिंधिया के पड़ोसी राज्यों में स्थिति को अपनी मजबूत बना लिया। छठा कारण था गायकवाड़ से संधि। 6 नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने एक अन्य मराठा सरदार गायकवाड़ से भी संधि कर ली। इस संधि का उद्देश्य गायकवाड़ तथा उसकी सेनाओं को अंग्रेजों के लिए अधिक उपयोगी बनाना था, क्योंकि गायकवाड़ ने तो अंग्रेजों से पिछले बार भी युद्ध नहीं किया था, तो वह उनका मित्र बना हुआ ही था, लेकिन अब वो उसकी सेनाओं को अपने लिए और ज़्यादा उपयोगी बनाना चाहते थे। इसके लिए उसके साथ भी एक संधि और की गई। अगला कारण है होलकर की स्थिति को कमजोर करना। 1817 ईस्वी में मराठा सरदार जसवंत राव होलकर की मृत्यु हो गई, अतः उसके राज्य इंदौर में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर होलकर के 2 सहयोगियों अमीर खां तथा गफूर खां को अपनी ओर मिला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप होलकर के उत्तराधिकारी मल्हार राव होलकर द्वितीय की स्थिति बहुत खराब और कमजोर हो गई। उपरोक्त संधियों एवं कूटनीतिक चालों द्वारा अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया था कि साथ ही इसकी वजह से मराठा संघ के जो विभिन्न सदस्य थे उनको इतना उकसाया कि वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब हम बात करेंगे कि इस युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ। अंग्रेजों के दबाव एवं संधियों की नीति से मराठा सरदार बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अंत में परेशान होकर बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहब भोसले तथा मल्हार राव होलकर ने सम्मिलित रूप से 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। सबसे पहले पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए पूना की संधि चूंकि बहुत असहनीय थी, अतः उस अपमानजनक संधि से मुक्त होने के लिए पेशवा ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को पूना के निकट किरकी नामक स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया और रेजिडेंसी को आग लगा दी। ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन किसी प्रकार वहां से भाग निकला, लेकिन उसने पुणे जनरल स्मिथ की सहायता से पूना पर आक्रमण किया और 12 नवंबर 1817 को पूना पर अधिकार कर लिया गया। पेशवा पूना छोड़कर सतारा की ओर चला गया। सर जॉन मालकम ने उसका पीछा किया। जनवरी 1818 में कोरेगांव के युद्ध में तथा फरवरी 1818 ईस्वी में अस्टी के युद्ध में पेशवा ब्रिटिश सेना से बुरी तरह पराजित हुआ। अंत में विवश होकर पेशवा ने 18 जून 1818 को मालकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसका अधिकांश राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई और उसे चुनार के किले में भेज दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद में आता है कि नागपुर के अप्पा साहब भोसले से अंग्रेजों का संघर्ष। पेशवा द्वारा युद्ध शुरू कर दिए जाने पर मराठा सरदारों ने भी युद्ध करने का निश्चय किया। भोसले पहले ही जबरदस्ती लादी गई संधि से असंतुष्ट था, अतः उसने इस अन्यायपूर्ण संधि का विरोध करने के उद्देश्य से पेशवा के समान ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अगले ही दिन 27 नवंबर 1817 ईस्वी को नागपुर की रेजिडेंसी की सेना ने उसे सीतावाल्डी के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। भोसले भागकर पंजाब की ओर चला गया। पंजाब से भागकर वे शरण के लिए जोधपुर आया। जोधपुर के महाराजा मानसिंह, जो स्वयं ही ब्रिटिश विरोधी थे, अप्पा साहब को उन्होंने शरण दी तथा 1840 ईस्वी में अप्पा साहब की जोधपुर में ही मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे हम होलकर के साथ संघर्ष की। अब मात्र होलकर सरदारी शेष रह गया था। मल्हार राव होलकर अल्पवयस्क था। उसके सैनिक अधिकारियों ने जब पेशवा द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का समाचार सुना तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने अन्य मराठा सरदारों को सहयोग देने के उद्देश्य से दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, किंतु सर जॉन मालकम की सेना ने उन्हें रोककर 21 दिसंबर 1817 ईस्वी को महिदपुर नामक स्थान पर पराजित किया।
इस पराजय के बाद होलकर के सैन्य अधिकारियों ने अंग्रेजों से संधि की। 1818 ईस्वी में मंदसौर नामक जगह पर दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इस संधि के अनुसार होलकर ने राजपूत राज्यों तथा अमीर खां पठान के राज्य पर अपना दावा त्याग दिया और सतपुड़ा के दक्षिण का अपना सारा राज्य कंपनी को दे दिया। इसके अलावा उसने अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। इस प्रकार 3 मराठा सरदारों पेशवा, होलकर तथा भोसले की पराजय के साथ ही चौथे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति भी हो गई। यद्यपि सिंधिया और गायकवाड़ ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में सिंधिया से एक नई संधि की, जिसके अनुसार उसने अंग्रेजों को अजमेर का प्रदेश दे दिया। गायकवाड़ को भी नई संधि के लिए विवश किया गया। उसने भी अंग्रेजों को अहमदाबाद का प्रदेश दे दिया और अंग्रेजी सेना की संख्या बढ़ाना स्वीकार कर लिया। अब हम बात करेंगे कि आंग्ल मराठा चतुर्थ युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो इस युद्ध के परिणाम मराठों के लिए काफ़ी घातक रहे। मराठों का स्वदेशी शासन स्थापना का स्वप्न पूरी तरह चूर चूर हो गया। इन मराठा सरदारों के अधिकांश प्रदेशों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया तथा उन पर इतने अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए कि वे अब पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो गए। मराठा संघ अब पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गया था, क्योंकि उसके सदस्य राज्यों से इतने अधिक प्रदेश छीन लिए गए थे कि अब वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे। अंग्रेजों के लिए सीधे शासन का मार्ग निष्कंटक हो गया। वेलेस्ली ने मराठा शक्ति पर प्रहार कर उसे कमजोर कर दिया था तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को धराशायी कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली के कार्य को पूरा कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सार्वभौम सत्ता बन गई। अंग्रेजों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। प्राय इतिहासकार ये कहते हैं, जैसे इसमें W. हंटर शामिल है, उन्होंने कहा कि हमने सत्ता जो है मुगलों से प्राप्त नहीं की, हमने सत्ता जो है राजपूतों, सिखों और मराठों से प्राप्त की है। तो इस प्रकार मराठों की चुनौती समाप्त होते ही अब अंग्रेजों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग जो है सरल हो गया। इसीलिए प्रिंसेप भी कहता है कि ब्रिटिश प्रभाव और सत्ता भारत में जादू की तरह फैल गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा चतुर्थ युद्ध के परिणाम मराठों के लिए घातक रहे और अंग्रेजों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। धन्यवाद।